9 मई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अभी जो पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया था पहलगाम पे, उसके बाद से जो भारत है फिर उसने कई सारे एक्शंस लिए और फिर उसी क्रम में बढ़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियों के जो केंद्र थे वहाँ पे भारतीय सेना ने आक्रमण किया और वहाँ पे करीब जो रिपोर्ट्स में बताया गया कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को आर्मी ने मार गिराया है। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा है। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने वहाँ पे आतंकवादियों का जो बेस था उस पर अटैक किया। तो फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में भारत की जो मिलिट्री साइट्स हैं वहाँ पे करीब 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और भारत का जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, जो हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके चलते भारतीय जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की मिसाइल्स हैं उनको रोक दिया, मतलब उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर कल रात में भी काफ़ी इंडिया की तरफ से फिर अटैक किया गया है पाकिस्तान पे। वहाँ की कई सारी सिटीज़ में लाहौर तक इंडिया चला गया है। और तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं S-400 की, जिसको कि सुदर्शन कहा जा रहा है। S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो कि जिसमें जो है वो 400 किलोमीटर तक की जो रेंज की मिसाइल्स हैं उनको छोड़ा जा सकता है और ये हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइलें आ रही थी उनको रोक दिया गया रास्ते में और फिर इस सिस्टम का यूज़ करके हमने पाकिस्तान के बहुत सारे ठिकानों पर अटैक किए हैं। और ये जो S-400 का जो सिस्टम है ये इंडिया ने रशिया से खरीदा है। रशिया ने इसको 2007 में डेवलप कर लिया था और 2018 में इसे इंडिया ने रशिया से परचेज किया, करीब 39,000 करोड़ का डील किया था और इसको सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। इससे एक साथ इसमें 8 लॉन्चर्स होते हैं और जिनसे मिसाइल्स जो है वो छोड़ी जा सकती हैं। तो एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स इसके थ्रू जा सकती हैं। और इंडिया ने जो पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया। इंडिया के पास ऐसा सिस्टम है जैसे ये हार्पर है, हार्पर एक ड्रोन होता है, ये जाके जैसे ये लाहौर तक पहुंचा और इसने क्या किया कि जो वहाँ का जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उस पर अटैक किया। तो वहाँ का जो रेडार सिस्टम है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनको पता ही ना चल सके कि इंडिया की तरफ से जो भी मिसाइल्स कौन कौन सी मिसाइल्स आ रही है, कैसे आ रही है। तो इसने जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उनका जो एयर डिफेंस है वो HQ-9 का है। HQ-9 जो है इन्होंने चाइना से परचेज किया है। तो इसने इनको पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर हम बात करें, कुछ टर्म्स निकले हैं, सीड है, डेड है, ये क्या है? सीड का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। एनिमी का जो एयर डिफेंस है उसको खत्म कर देना और इसको कई जगहों पे डेड भी कहा जाता है या कह लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। मतलब एयर डिफेंस का क्या मतलब है कि किसी कंट्री ने हमारी कंट्री के ऊपर मिसाइल से अटैक किया है तो उस मिसाइल को हमारा जो सिस्टम है वो पहले ही जान जाता है कि मिसाइल आ रही है करीब 400-500 किलोमीटर रेंज के पहले ही और उसको हवा में ही जाके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वो अपने टारगेट तक ना पहुंच पाए और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इंडिया का अभी जो सिस्टम है वो सीड ये वर्किंग कर रहा है। तो इसी के तहत जो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था उसको इंडिया ने एकदम ख़त्म कर दिया और वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे हमने अटैक किया है। तो अब एक तरह से फुल फ्लैश वॉर अभी फिलहाल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का और उसमें देखना होगा कि आगे क्या क्या
घटनाक्रम चलता है। मॉक ड्रिल किए गए हैं बहुत सारे सिटीज़ में, और जो हमारी नॉर्थ की और वेस्ट की जो जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया, अंधेरा कर दिया गया। उसका एक कारण होता है कि एनिमी को पता ना चल सके, क्योंकि अगर लाइट रहेगी तो वहाँ के जो सिस्टम है रडार्स वगैरह डिटेक्ट कर लेंगे। तो अंधेरा हो जाने से ये होता है कि जो दुश्मन सेना है उसे पता ना चल सके कहाँ कहाँ पे क्या क्या जगह हैं। तो ये सारा चल रहा है, और ये वॉर अभी देखते हैं कब तक कितना चलता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है वो है कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया और यूके के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ट्रेड को लेकर। काफ़ी दिनों से इस पर बातचीत चल रही थी, और इंडिया ने बहुत सारे टैरिफ्स को जो है वो कट करने की बात कही है। यूके ने भी कहा है कि जो है वो काफ़ी सारे टैरिफ्स को जो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे गुड्स पे लगाता है उसको कट करेगा, और वो हमारे फिर लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल जो होते हैं वो होते हैं कि आप हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स पे कम टैरिफ लगाइए, हम आपके यहाँ के प्रोडक्ट्स पे कम टैरिफ लगाएंगे, ताकि जो हमारा ट्रेड है वो प्रॉपरली हो सके, हमें कम प्रॉब्लम्स आए। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट का भी यूके में कुछ वहाँ पे विरोध कर रहे हैं लोग कि उनका कहना है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो जो ट्रेड किया है तो उससे शायद यूके को लॉस होगा वो। लेकिन अभी जो फिलहाल बातें निकल के आई हैं उसमें यही कहा गया है कि इंडिया ने अपनी तरफ से जो बोला है कि जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स यूके जाते हैं उन पर करीब 90% तक जो एक्सपोर्ट जो लगते हैं टैरिफ्स उनमें कट होगा, और यूके के भी जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें जो है वो कटिंग होगी, ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो चीपर रेट पे दोनों ही कंट्रीज़ में अवेलेबल हो सके, और वो कंट्रीज़ के लिए ट्रेड के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसमें एक आपका एडिटोरियल में आर्टिकल भी निकला है, और इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के साथ जो यूके का जो ट्रेड है उसकी जो है वो 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $120 बिलियन तक पहुंचने की उसकी उम्मीद है। और इसमें ये भी बात कही गई है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इसमें ऑप्टिमिज्म दिखाया गया है कि फ्यूचर का जो हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से। एक्चुअली जब से यूएस ने ट्रम्प ने काफ़ी सारे टैरिफ्स लगाए हैं तब से कंट्रीज जो है वो बाध्य हो गई हैं एक तरह से कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स करें, ताकि हमारे जो ट्रेड्स हैं उन पर किसी तरह का बहुत बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि यूएस ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपनी जो टैरिफ हैं उसमें, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल के लिए जो यूएस है उसने 90 डेज़ का रोक लगा के रखा है, लेकिन कंट्रीज़ को ऑप्शंस देखने होंगे कि कैसे हम अदर कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ तक उनकी रीच पहुंच सके और हमें ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। फिर इस ट्रेड एग्रीमेंट में जो एडिटोरियल में निकला है इसमें बताया गया है कि इंडिया ने यूएई के साथ भी किया था CEPA 2022 में, तो यूएई के साथ भी हमारा एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था, अब यूके भी उस लिस्ट में आ गया है। और यूके जब से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है उसके बाद से किसी भी कंट्री के साथ इनके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये सबसे पहला सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके का। फिर अगर हम बात करें और न्यूज़ की तो जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा, उनके घर में कैश मिला था, जले हुए नोट मिले थे, तो उनके पे फिर एक इंक्वायरी बैठी थी। मार्च में ये घटनाक्रम हुआ था। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि आप कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। तो उस कमेटी के जो मेंबर्स थे जिनमें जस्टिस शील नागू हैं, जस्टिस GS संधावालिया हैं और जस्टिस अनु सिब्रमन हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी
और रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो जस्टिस वर्मा के यहाँ से जो नोट मिले हुए थे जेल में, उन्हीं के यहाँ से पाए गए थे। तो उस रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा से कहा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, रेजिग्नेशन दे दीजिए। लेकिन जस्टिस वर्मा ने कह दिया है कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उस स्थिति में जैसे किसी भी जज के ऊपर अगर ऐसे कोई चार्जेस लगते हैं करप्शन के या किसी मिसबिहेवियर के, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस्तीफा दे दे और या फिर उनको हटाया जा सके। हाई कोर्ट के जजेस के लिए तो इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, रिमूवल ही होता है। लेकिन ये भी जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है और आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो हटाया नहीं गया है। तो फिलहाल इन्होंने कह दिया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि प्रेसिडेंट के पास वो भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर फर्दर अगर प्रेसिडेंट फिर अपनी मुहर देंगी, अपना एसेंट देंगी, तो इन पे कार्रवाई शुरू होगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह फिर बिल को पास कराना पड़ेगा और फिर इनका रिमूवल होगा। तो जो हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल होता है वो आर्टिकल 218 के थ्रू होता है और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होता है उनका जो इम्पीचमेंट होता है वो 124 के आर्टिकल के थ्रू होता है। तो ये इस केस में अभी तक निकल के बात आई है। फिर अगर हम बात कर लें तो न्यू पोप बने हैं रॉबर्ट प्रीवोस्ट है। ये आपके यूएस के एक पोप है, मतलब यूएस के है। तो इनका जो है वो चुनाव हुआ है नए पोप के तौर पर। इनका नाम है रॉबर्ट प्रीवोस्ट। तो ये एक हमारी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिकन कार्ड है, ये पहले अमेरिकन हैं जिनको कि पोप चुना गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक रहेगी हमारी। इसके बाद करें हम मेन, तो आज सारी यही इम्पॉर्टेंट वॉर से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ निकली है और जो भी यहाँ पे मैंने टर्म्स मेंशन किए जैसे कि HQ9, स्पाइडर, S-400 सीट, इन पे एक फर्दर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी पे भी प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन बनेगा और मेंस पे भी इन पे क्वेश्चन बनेगा। तो इंडिया का जो भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी हमको एक लंबा डिस्कशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ही सारी थी। तो 9 मई का आज हमने सारा कवर कर लिया।